सो हे एवरीवन, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए आपको कौन से सॉफ्टवेयर्स की नॉलेज होनी चाहिए या कौन से टूल्स सीखने चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एजुकेशनल रिक्वायरमेंट। तो अगर आपने डिग्री पूरी की है, आप ग्रेजुएट हो, तो वो इनफ है डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए। अगर आपने मास्टर्स किया है और पीएचडी किया है तो वो एडिशनल 10% एड ऑन होगा आपके लिए। एड ऑन मीन्स प्लस पॉइंट होगा। अब बात कर लेते हैं जनरल नॉलेज की। क्या आपको स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स की नॉलेज होनी चाहिए? तो जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको 20-30% नॉलेज है तो वो अच्छी बात है। अगर वो भी नहीं है तो आप इंटरनेट से थोड़ा बहुत नॉलेज ले सकते हो। और मेजरली मैं बता दूं, आपको सीखना सॉफ्टवेयर से ही सीखना शुरू करना है। 90% पार्ट सॉफ्टवेयर का होता है और इंडस्ट्री का पार्ट होता है। 10-20-30% स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स का होता है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट कि कौन से टूल्स आपको सीखने चाहिए डेटा एनालिसिस या डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ SAS, R एंड पाइथन एंड SQL। इन्हीं के साथ आपको कुछ विजुअलाइजेशन टूल भी आने चाहिए जैसे कि पावर BI एंड टैबलू। तो पहले जो मैंने 4 टूल बताए सॉफ्टवेयर, वो डेटा एनालिसिस करने के लिए यूज होते हैं, डेटा को क्लीन करने के लिए एंड फाइनलाइज करने के लिए। और लास्ट में जो 2 टूल बताया मैंने, पावर BI एंड टैबलू, ये विजुअलाइजेशन के लिए यूज होते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमें ये सारे सॉफ्टवेयर सीखने पड़ेंगे, SAS, R, पाइथन, SQL, पावर BI, डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए? जी नहीं, ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। लेट सपोज आप स्टैट, मैथ या लाइफ साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो और अगर आपको क्लिनिकल रिसर्च कंपनीज में काम करना है तो एक रोल होता है क्लिनिकल SAS प्रोग्रामर। तो उस पर मेजरली आपको SAS सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी चाहिए। फिर आपको थोड़ा बहुत R भी आना चाहिए, तो SAS प्लस R, और उसके बाद SQL। तो ये 3 चीजें इनफ हो जाती है। तो ये डिपेंड करता है आप किस रोल पे जा रहे हो। अगर आपको सारे सीखने हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन अगर आप जर्नल डेटा एनालिसिस के लिए जा रहे हो, ठीक है, आप चाहते हो कि मैं डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट बनूं, मुझे नहीं पता मैं कौन से रोल पे जाना चाहता हूँ, स्पेसिफिकली कौन सी इंडस्ट्री में जाना चाहता हूँ, तो आप ये सारे सीख सकते हो। अगर आपको CRO में काम करना है, एक स्पेसिफिक रोल पे काम करना है, तो आप रोल के हिसाब से सीख सकते हो, बट ये सारे टूल्स आपको सीखने होते हैं। ठीक है, इन जनरल। अब बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट की। तो क्या आपको इन सभी पे प्रोजेक्ट आना चाहिए या प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहिए? कोई ऐसी चीज क्रिएट करनी चाहिए जो कि आप दिखा सको इंटरव्यूअर को? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी मैंने टूल्स बताया उन सभी पे प्रोजेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। किसी एक टूल पे एक अच्छा सा प्रोजेक्ट क्रिएट कर लो। लेट्स सपोज अगर आप क्लिनिकल SAS रोल के लिए जा रहे हैं तो उसमें एसडीएम, एडम, टेबल लिस्टिंग, ये चीजें क्रिएट कर लो। अगर आप पावर BI, बिजनेस एनालिसिस रोल के लिए जा रहे हो जिसमें पावर BI का काफी यूज होता है, तो उसमें आप कोई मतलब बिजनेस का एक केस स्टडी ले लो, उसका विजुअलाइजेशन करके बता दो। डिपेंड करता है कौन से रोल के लिए जा रहे हो। अगर आप इन जनरल जा रहे हो तो आप पाइथन, R के साथ कोई प्रोजेक्ट क्रिएट कर दो या सिर्फ पाइथन के साथ क्रिएट कर दो प्रोजेक्ट, तो वो इनफ होगा। यानी किसी भी एक सॉफ्टवेयर पे आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर लोगे तो वो इनफ होगा। आपको सारे सॉफ्टवेयर पे प्रोजेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, बट आपको ये इंश्योर करना है कि आपको सारे सॉफ्टवेयर पे थोड़ा बहुत नॉलेज है एंड इट डिपेंड अपॉन रोल एज वेल। अगर आप क्लिनिकल इंडस्ट्री में जा रहे हो तो अगेन आप SAS प्लस R आना चाहिए, जिसमें SAS 90%, 20-30% R और बाकी का इंडस्ट्री नॉलेज, क्लिनिकल इंडस्ट्री नॉलेज। अब बात कर लेते हैं कि जब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको डेटा एनालिसिस या डेटा साइंटिस्ट बनना है तो इस प्रोसेस में आपको कितना टाइम लग जाएगा। इस प्रोसेस में आपको 6 महीने से लेके 1 साल तक का टाइम लग सकता है। डिपेंड अपॉन आप कितना टाइम दे रहे हो, कितना डेडिकेशन दे रहे हो और कितने कंसिस्टेंट हो। अगर आप ज्यादा टाइम दे रहे हो, फुल टाइम लर्नर हो, तो आपको कम टाइम लगेगा सीखने में और आपका प्लेसमेंट भी जल्दी होने के चांसेस है। और आप कंसिस्टेंट हो, वो भी जरूरी है। लेकिन अगर आप फुल टाइम लर्नर नहीं हो, आप कम टाइम दे रहे हो, तो नो डाउट आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा सीखने में। अगेन थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा इंटरव्यू क्रैक करने और प्लेस होने में भी। तो ये एक पूरा प्रोसेस है। डिपेंड अपॉन आप कितना टाइम देते हो, कितना डेडिकेशन देते हो, कितने कंसिस्टेंट रहते हो। ये कुछ जर्नल टूल्स हैं। अगर आपको इन डेप्थ में वीडियो चाहिए कि इनके ऊपर क्या सिलेबस होना चाहिए, किस टूल में किस रोल के लिए क्या सीखना चाहिए, तो मैं उसके ऊपर भी पार्ट 2 बना सकता हूँ। आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। बस स्पेसिफिकली पूछना कि आपको किस इंडस्ट्री में जाना है और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, तो उस हिसाब से मैं आपको रेफर कर सकता हूँ कि अगर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड ये है तो आप ये चीजें सीख के इस रोल पे जा सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।